तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपका यहाँ पे CC5 यानी कि CC5 का यानी सेमेस्टर 2 का दोस्तों आपका CC5 यानी कि जो है आपका मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस का दोस्तों यहाँ पे जो है ये हमारा यूनिट 5 है, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्री है, यानी कि कहने का मतलब ये ज्यामिति। दोस्तों ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो आपका है आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपने यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4 अगर आपने नहीं देखा था आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है यूनिट 5 होने वाला है, ठीक है। ये हमारा यूनिट जो है वो 5 है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप अभी गूगल पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए झारखंडवाला.com, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया कि दो बिंदुओं 36 और 6, ठीक है। दो बिंदु दिया गया है, एक 36 और 6 दिया गया है और एक दिया गया 16 और 4 दिया गया है। ये दो बिंदु है, इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, ठीक है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। यानी कि दोनों को जो मिलाने वाली मध्य रेखा का जो बिंदु का जो मध्य होगा, यानी कि उसका बीच जो होगा वो कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका तो ये 26 और 5 हो जाएगा, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप टाइपिंग देखेंगे तो थोड़ा मिस्टेक है, ए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। ये डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 26 और 5 हो जाएगा। कैसे होगा आइए आपको जो है कॉपी में देखिए। दोस्तों इसमें प्रश्न क्या दिया गया कि दो बिंदु दिया गया, ठीक है। दो बिंदु हैं 36 और 6 और 16 और 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया है, 1 10 और यहाँ पे 5 26, सी दिया है 10 और 1, डी है आपका 26 और 5। इसका उत्तर जो होगा आपका 26 और 5 होगा, ठीक है। यानी कि 26 और 5 जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। अब कैसे होगा आपको ये भी बताना है कि इसका निकालेंगे कैसे। मान लीजिए अगर एग्जाम में अगर 36 और 6 की जगह पे कुछ और अंक दे दिए, 16 और 4 की जगह में कुछ और दे दिए, तो आपको निकालना आना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे ना, कोई सभी की संख्या दे दे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या दिया गया हमारा 26 और 5 दिया गया है, मतलब इसका ये उत्तर है, ठीक है। अब हमें कौन कौन सा अंक दिया गया है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे पहले हल, आपको एग्जाम में तो उसका जो टिक लगाना है, ठीक है, आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप जो है परीक्षा में इजीली निकाल पाएंगे। आपके पास संख्या क्या दिया गया, आपको पहले से ओ लिख लेना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ए, इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, ठीक है, इसको ए मान लेंगे और इस संख्या को हम बी मान लेंगे, दोनों को मान लेंगे, ए और बी मान लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में, ठीक है। तो देखिए इसको हम ए मान लेंगे, तो ए बराबर में कितना दिया गया है, ए बराबर जो दिया गया है 36 और 6 दिया गया है, ठीक है। और बी कितना दिया गया है, तो बी जो हमें दिया गया है वो दिया गया 16 और 4 दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इसको जो दो मिलाने वाला जो रेखा है उसके मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि इन दोनों को जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाले, यानी कि ए और बी दो बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले एक रेखा को जो इसकी रेखा के बीच में जो है उस बिंदु का हमें मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जो हमें एक रेखा खींचना पड़ेगा, ठीक है। एक रेखा हम यहाँ से खींच लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करके एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। हमारे पास स्केल अभी नहीं है तो मैं हाथ से खींच ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने एक रेखा खींच लिया, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिए हम बी, ठीक है। इसको हम ए नाम दे दिए, इसको हम बी नाम दे दिए। तो हमारे पास ए और बी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें किसके मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। मध्य बिंदु हमें सेंटर देते हैं, सेंटर, इसको हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है, सी नाम दे देते हैं। तो अब हमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ए है बी है, हमें सी ज्ञात करना है, यानी कि मध्य बिंदु जो है हमें इसका ही मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास ए कितना दिया गया है, ए दिया गया हमारे पास 36 और 4 दिया गया। बी कितना दिया गया है, तो बी जो दिया गया 16 और 4 दिया गया। तो देखिए हम 16 और यहाँ पे 4 को लिख लिए, इस तरीके से लिख लिए। अब हमें सी ज्ञात करना है, तो यहाँ इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई मान लेंगे। तो अब देखिए हमें एक्स और वाई मान निकालने के लिए तो आप लोग को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, शायद पहले पढ़े होंगे। तो एक्स का जो सूत्र होता है, यानी कि एक्स निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है तो x1, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये आपका हो जाएगा एक्स का सूत्र हो जाएगा। अगर हम वहीं वाई का अगर सूत्र की बात करें तो वाई का हो जाएगा, तो जैसे वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हमारा जो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, अब इसका मान बिठा देना है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ अगर बोलेंगे कि x1 और x2 कौन सा है, तो देखिए ये जो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा y1। यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 16 हो जाएगा आपका यहाँ पे x2 और y जो मतलब जो 4 दिया गया है ये हो जाएगा आपका y2। अब दोनों का जो है मान आपको मिल गया है, अब दोनों का जो है मान आपको रख देना है। तो देखिए x बराबर हम कितना लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पे x1 कितना दिया गया है, तो x1 हमारे पास जो है वो 36 है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 36, ठीक है। तो x1 हम लिखेंगे 36 प्लस प्लस x2 कितना दिया गया है, तो x2 हमारे पास यहाँ पर 16 है, हम लिखेंगे 16 बटे में कितना दिया गया है 2। अब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 1 और 3 कितना हो गया 4 और 1 5, यानी कि 52 बटे
2। ठीक है, 52/2 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए 52 को कितना बार में कटेगा, तो ये 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, 26, ये हमारा एक आंसर निकल गया, x का मान निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, y का मान निकालना है। तो सेम उसी तरीके से करना है आपको, y का मान जो फॉर्मूला आपको बैठा देना है। तो y का फॉर्मूला क्या है, आप अभी देख पाएंगे, y1 + y2 बचे में 2। तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हमारे पास 4 है, तो 4 लिखेंगे। प्लस में कि y2 का मान कितना दिया गया है, तो y2 का मान यहाँ पे देखिए, y2 का मान यहाँ पे दिया गया है 4 दिया गया है, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो हमारा 6 है। ठीक है, यानी कि जो y1 का मान दिया गया है 6 दिया गया प्रश्न में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 4 नहीं 6 होगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। तो हमारे पास जो y1 दिया गया है वो 6 दिया गया है। ठीक है, 6 दिया गया, यहाँ पे देख पा रहे हो प्रश्न में दिया गया 6, हम यहाँ पे 4 थोड़ा गलती से लिख देते हैं। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। तो 6 प्लस में y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान यहाँ पे देख पा रहे हो, देखिए y2 दिया गया है, तो y2 में है 4। तो 6 और 4 बटे में 2 आ जाएगा। तो 6 और 4 को अगर हम यहाँ पे योग करते हैं, यानी कि इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 10 बटे में 2। ये कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 5 बार में। तो कितना आंसर निकल गया हमारा, एक निकल गया x इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका, निकल गया 26, और y कितना निकल गया, y निकल गया आपका 5। तो इस प्रकार से जो आपका डी वाला जो उत्तर है आपका, यानी कि 26 और 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे वो मध्य, यानी कि दोनों के बीच में जो है वो मतलब जो बिंदु के मध्य निकालने का यही मतलब इसका फॉर्मूला है, इसका तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, एक पूरा अच्छे तरीके से मतलब समझ लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जोड़ने से एक रेखाखंड बनता है। तो जोड़ने से क्या एक रेखाखंड बनेगा, वो बनेगा 2। ठीक है, 2 बनेगा, 2 अंक का। अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए निम्न में से कौन एक अधिक कौन है। तो अधिक कौन जो होता है वो क्या होता है, देखिए एक घूर्णन का 8/20 हो जाएगा। ठीक है, एक घूर्णन का 8/20 आपका ये हो जाएगा, ये वाला। देखिए अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया। ठीक है, खाली स्थान भरना है, यानी कि तीव्र कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है, कौन सा कोण होता है, वो तीव्र कोण होता है। 90 डिग्री किसका होता है, समकोण का होता है। यानी कि जो समकोण का होता है वो हमेशा कितना बनता है, वो 90 डिग्री के एंगल पे ही जो है समकोण मतलब कि बनाया जाता है। ठीक है, बनता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 90 डिग्री से कम होता है तो वो होता है तीव्र कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किन दो कोणों को पूरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इनमें से कौन सा है, वो हो जाएगा 65 से 25। ठीक है, यानी कि 65 डिग्री से लेकर 25 डिग्री को जो है वो दो पूरक कोण के रूप में जो है हम उसे विभाजित करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। देखिए अगला विपरीत विलंब कोण जो है वो क्या कहलाती है। तो विपरीत विलंब जो कोण है, यानी कि विपरीत लंबवत कोण जो है वो बराबर कहलाते हैं। ठीक है, बराबर, यानी कि दोनों जो होता है वो बराबर कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जब दो रेखाएं एक कोण को बनाती है तो खाली स्थान बनते हैं, क्या बनते हैं, दो बनते हैं, किरणें बनते हैं। यानी कि जब हम जो दो रेखा को एक कोण पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक किरण बनेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक किरणें बनाती है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई के साथ एक खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके द्वारा मापा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, तो आपने यहाँ पे जो है वो कक्षा 10th में पढ़े होंगे कि जो बेलन का जो यहाँ पे जो मतलब खोखला का जो यहाँ पे त्रिज्या निकालता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला निकालने का होता है वो 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, बहुभुज की 10 भुजाएं होती है। तो बहुभुज किसका 10 भुजा होता है, उसका होता है डेकागन का होता है। ठीक है, डेकागन का होता है, यानी कि डेकागन का जो होता है 10 भुजाएं होती है। ठीक है, 10 बहुभुज होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए खाली स्थान दिया गया, बहुभुज की 8 भुजाएं होती है। तो होता है अष्टकोना का, अष्टकोना का होता है, क्या होता है, 8 भुजाएं, 8 अष्ट। ठीक है, सुनने से ही लग रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि दो किरणें एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है तब क्या होगा, खाली स्थान। तो रेखा बनती है, कौन बनती है, या रेखाखंड बनता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है कौन बनता है, यानी कि जब दो किरणें एक निश्चित बिंदु पर अगर एक दूसरे से मिलती है, ठीक है, तो क्या होगा, एक कोण बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि जब दो कोणों को एक पूरक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो योग के बराबर में होना चाहिए। यानी कि जब दो अगर हम पूरक कोण को लेते हैं और उसको एक मतलब एक रूप में जो है एक पूरक कोण के रूप में उसको वर्गीकृत करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं, तो उसका योग क्या होगा, उसका योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए कि एक किसी यहाँ पे दिया गया एक खाली स्थान किसी गतिशील बिंदु द्वारा वर्णित पथ है। तो क्या है, किरणें, समन्वय किरण, रेखा या रेखाखंड। तो हो जाएगा रेखा हो जाएगा, यानी कि एक रेखा किसी भी गतिशील बिंदु द्वारा वर्णित पथ है। ठीक है, वर्णित पथ है।
आगे देख पा रहे हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक रेखा पर आसन कोण का योग खाली स्थान के बराबर होता है। तो आसन कोण का जो योग होता है कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि एक रेखा पर जो होता है वो आसनन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे प्रश्न देखिए अगला क्या बोल रहे हैं कि एक रेखा पर एक उभयनिष्ठ भुजा और अभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ और यहाँ पे देखिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष वाले जो कोणों का वर्गीकृत किया जाता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि आसन कोण हो जाएगा, ठीक है, आसनन कोण ये वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिया गया कि कोई समान कोण और समान भुजा नहीं है, ठीक है, कौन सा है, तो उसका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का होता है कोई समान कोण और कोई समान भुजा नहीं होता है, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक आयत के परिमाप किसके द्वारा मापा जाता है। तो एक आयत का जो परिमाप मापते हैं उसको किसके द्वारा मानते हैं, उसको मापते हैं हम 2 प्लस मतलब 2 इंटू उसके बाद आपका हो जाएगा h प्लस बी, यानी कि जो हो जाएगा आपका यानी हाइट गुने आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आधार। तो इस तरीके से इसको मापते हैं, ठीक है, यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई प्लस आपका यहाँ पे जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल किसके द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे दिया गया आधार दिया गया बी और ऊंचाई दिया गया है एच, ठीक है। आधार का मतलब होता है कि बेस और ऊंचाई का मतलब होता है हाइट। तो इसको हम कैसे मापते हैं, इसको मापते हैं दोस्तों, यानी कि जो मापते हैं इसको आधार गुने ऊंचाई मानते हैं, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधार गुने ऊंचाई के द्वारा जो आयत का क्षेत्रफल इसके द्वारा जो है मापा जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा तो आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हाइट हो जाएगा, ठीक है, हाइट। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पे खाली समझाएगा कि एक वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर एक मध्य बिंदु से होकर जाता है। तो एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, यानी कि एक वृत्त दिया गया है और एक छोर से लेके दूसरे छोर तक यानी कि जो है वो मध्य बिंदु जाता है। तो क्या कहलाएगा, तो वो जो कहलाएगा दोस्तों वो कहलाएगा आपका सी कहलाएगा, यानी कि व्यास कहलाएगा, व्यास, ठीक है। अब देखिए बहुभुज के बाहिष्ट कोणों का योग कितना होता है। तो बहुभुज के जो बाहिष्ट कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। बहुभुज के बाहिष्ट कोणों का कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो है पूरा जितना प्रश्न आप लोगों को बताया गया आप लोगों को सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्टिव है टाइप मतलब है दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन करने का तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, आपको टिक लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सब लोगों को प्रेस कीजिए।